ये कहानी सिर्फ एक नक्शे पर खींची लकीर की नहीं है। ये कहानी है उस बंटवारे की, भारतीय उपमहाद्वीप के उस बंटवारे की, जो असल में एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी और इसकी जड़ें थीं कुछ राजनीतिक फैसलों में। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक शख्स है, मोहम्मद अली जिन्ना। और कमाल की बात यह है कि एक वक्त था जब सरोजनी नायडू जैसी बड़ी नेता ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। सोचिए जरा, ये उनके शुरुआती दिनों के सेक्युलर आदर्शों को साफ दिखाता है। लेकिन इतिहास का पहिया कुछ ऐसा घुमा कि यही शख्स, जिसे कभी एकता का प्रतीक माना गया, आगे चलकर पाकिस्तान का संस्थापक बना। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव ये हुआ कैसे? तो चलिए इस सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और इस बदलाव को समझने के लिए हमें जिन्ना की शुरुआती जिंदगी और उनके जो राजनीतिक विचार थे उन पर एक नजर डालनी होगी। ये दो तस्वीरें एक ही इंसान की दो बिल्कुल अलग पहचान बताती हैं। देखिए, एक तरफ है वो जिन्ना जो लंदन से पढ़े लिखे, सूट बूट में रहने वाले एक सेक्युलर वकील थे, कांग्रेस के सदस्य थे। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कायदे आजम को, वो जिन्ना जो एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने वाली मुस्लिम लीग के सबसे बड़े निर्विवाद नेता बन गए। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक इंसान के बदलने की नहीं है। असल में बंटवारे के जो बीज थे ना, वो 1947 से बहुत बहुत पहले बोए जा चुके थे। और इसके पीछे थी ब्रिटिश साम्राज्य की एक सोची समझी रणनीति। ये रणनीति थी डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। मतलब सीधा सा था कि अगर हिंदुस्तान पर हुकूमत करनी है तो यहाँ की जो सबसे बड़ी ताकत है, यानी हिंदू और मुसलमानों की एकता, उसे तोड़ना ही होगा। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी, उन्होंने बाकायदा इसे अपने कामों में लागू किया। सबसे पहले 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। फिर 1906 में कांग्रेस के मुकाबले में मुस्लिम लीग को खड़ा करने में मदद की। और 1909 में तो एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी पृथक निर्वाचक मंडल लागू कर दिया। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। बस यहीं से भारत की राजनीति में धर्म ने एक औपचारिक जगह बना ली। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से वापसी शायद मुमकिन नहीं थी। चलिए उन लम्हों को देखते हैं, उन असहमतियों को समझते हैं जिन्होंने जिन्ना का रास्ता एक अखंड भारत के विचार से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। यहाँ पर दो बहुत बड़े नेताओं की सोच का टकराव साफ दिखता है। गांधी जी, वो राजनीति को बड़े बड़े कमरों से निकालकर आम लोगों तक, धूल भरी सड़कों तक ले आए। दूसरी तरफ जिन्ना थे, एक कानून के जानकार जो इस तरह की भीड़ वाली राजनीति से, आप कह सकते हैं, डरते थे। उन्हें लगता था कि इससे सिर्फ अराजकता फैलेगी। और विचारों का यही फर्क था कि 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी। फिर आया साल 1937 और यहाँ के चुनाव एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट साबित हुए। नतीजा क्या रहा? कांग्रेस को मिली एक तरफा जबरदस्त जीत। और मुस्लिम लीग, वो तो मुस्लिम बहुल सीटों पर भी बहुत बुरी तरह हार गई। अब इस जीत के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ पावर शेयर करने से साफ मना कर दिया। उनका तर्क था कि वो खुद ही सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और बस कांग्रेस के इसी इनकार ने जिन्ना के दिल में एक डर पक्का कर दिया। उन्हें लगने लगा कि एक आज़ाद अखंड भारत का मतलब होगा हिंदू राज, जहां मुसलमानों की आवाज़ को कोई नहीं सुनेगा। और कह सकते हैं कि यहीं से एक अलग देश की मांग ने सही मायनों में जोर पकड़ना शुरू किया। इसके बाद जो हुआ वो बहुत दुखद था। राजनीतिक बातचीत का दौर खत्म होने लगा और उसकी जगह हिंसक टकराव ने ले ली। और इसी हिंसा ने कई लोगों के मन में ये बात डाल दी कि बंटवारा भले ही दर्दनाक हो, लेकिन शायद अब जरूरी हो गया है। 16 अगस्त 1946, ये तारीख भारतीय इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक है। इसी दिन जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। संदेश एकदम साफ था कि अगर बातचीत से, कानून से पाकिस्तान नहीं मिला तो उसे लड़ कर लिया जाएगा। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक निकला। सिर्फ कलकत्ता में पहले 72 घंटों के अंदर 5000 से ज्यादा जानें गईं। और देखते ही देखते हिंसा की ये आग पूरे देश में फैलने लगी। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि सरदार पटेल जैसे नेता, जो हमेशा से बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, उन्हें भी इसे मानने पर मजबूर होना पड़ा। उनका ये कहना कि अगर शरीर का कोई अंग सड़ जाए तो उसे काट देना ही बेहतर है, ये उस वक्त की लाचारी को दिखाता है।
तो अब बात करते हैं उस लकीर की, उस सीमा की, जिसे बड़ी जल्दबाजी में, बिना किसी तैयारी के और बहुत सारी खामियों के साथ खींचा गया। ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से आपदा की रेसिपी थी। सोचिए, एक ऐसे आदमी को ये काम दिया गया जो कभी भारत आया ही नहीं था, सर सिरिल रैडक्लिफ। उन्हें वक्त कितना मिला? सिर्फ 5 हफ्ते। और हथियार, पुराने नक्शे और गलत जनगणना के आंकड़े। और सबसे अजीब बात, जो फाइनल बॉर्डर मैप था, उसे आज़ादी मिलने के बाद तक गुप्त रखा गया। उस एक लकीर का असर क्या हुआ? मानव इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन। 1.5 करोड़ लोग रातों रात बेघर हो गए। उन्हें अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पूरी पहचान, सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान सफर पर निकलना पड़ा। और इस उथल-पुथल और नफरत की आग में अनुमान है कि करीब 20 लाख लोग मारे गए। मर्द, औरतें, बच्चे। आज़ादी की एक बहुत बहुत भारी कीमत थी। तो चलिए आखिर में एक नज़र डालते हैं बंटवारे के फौरन बाद के नतीजों पर और उन जख्मों पर जो शायद आज तक पूरी तरह से भरे नहीं हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये उस वक्त के अजीब हालात को दिखाती है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन 17 अगस्त तक करोड़ों लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि उनका गांव, उनका शहर, उनका घर हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। और कहानी का अंत एक बड़ी विडंबना के साथ होता है। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर एक मकसद हासिल किया, उन्हें अपने उस नए देश को बनाने का, उसे संवारने का वक्त ही नहीं मिला। उन्होंने अपनी जानलेवा बीमारी को सबसे छिपा कर रखा था और पाकिस्तान बनने के ठीक 1 साल बाद वो इस दुनिया से चले गए। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जब राजनीति, धर्म और निजी अहंकार आपस में टकराते हैं, तो नक्शों पर लकीरें तो खिंच जाती हैं, पर क्या इस सब में इंसानियत कहीं पीछे छूट जाती है? बंटवारे का ये इतिहास हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है।